जी नाज़रीन, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज का मुहावरा तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा। और आज पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड का जो पांचवा सीरीज़ का आखिरी मैच जो था, वो देखने के बाद ये जुमला बार बार याद आ रहा है, क्योंकि इसके मुतालिक मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ थी, उसमें पहले तो 2 मैचेस में पाकिस्तान ने जो है वो जीत हासिल की, और सभी ये कह रहे थे कि ये 5 मैचों की सीरीज़ या पाकिस्तान वाइट वॉश करेगा या फिर पाकिस्तान जो है वो 4-1 से इसमें फतह याब होगा। लेकिन तीसरे मैच में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, उनकी बी टीम ने जिस तरह से कमबैक किया और जिस तरह से उन्होंने खेल का मुजाहिरा किया, और पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने मैच हराया, वो कमेंडेबल था। उसके बाद फिर चौथे मैच के अंदर भी उन्होंने इंटेंट शो किया और दिखाया कि पहले बैटिंग करते हुए कि हम जो है वो अच्छी टीम है, बस जो कंडीशंस थी उससे हम महांग नहीं थे, जिस वजह से ये मसले मसाइल पेश आ रहे थे। लेकिन आप कह लें कि ये भी रहमत थी, जहमत के अंदर छुपी हुई, कि बारिश हो गई या यालाबारी हो गई और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो चौथा T20 मैच था वो वॉश आउट हो गया। उसके बाद पांचवें T20 मैच के अंदर पाकिस्तान को जो है वो न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त होगी, और उस सिचुएशन में शिकस्त हुई कि जब पाकिस्तान के हाथ में वो मैच फुल कंट्रोल में था, पाकिस्तान के हाथों में था, पाकिस्तान जीतने वाला था। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के चैपमैन, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए जो है वो आगे पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए जो है वो सितम बनकर टूटे हैं उनके ऊपर, और बहुत कहने के घातक बल्लेबाजी की है, या बहुत ही जो है वो जालिमाना बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज़ के अंदर टॉप स्कोरर भी रहे हैं। और बाबर आजम के बाद इस सीरीज़ के अंदर दूसरे, और बाबर आजम के बाद वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर सेंचुरी भी स्कोर की है। और उसके बाद जो है वो अपनी टीम को आज उन्होंने जिस तरह से जिस सिचुएशन से मैच जिताया वो कमेंडेबल है। और उससे आप मतलब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस एहसानुल्लाह, शादाब, इमाद, फ़हीम अशरफ, इस तरह की बॉलिंग के आगे अगर आप सेंचुरी स्कोर करते हैं, 104 नॉट आउट करते हैं और इस तरह से जो है वो अपनी टीम को मैच जिताते हैं, तो ये किसी भी तरह तारीफ़ के काबिल है। किसी भी तरह से ये जो है वो, इसकी जितनी भी बात की जाए, इसके ऊपर जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए वो कम है। लेकिन ये सीरीज़ जो पाकिस्तान हारा तो नहीं है, हार भी सकता था। अगर चौथा मैच वॉश आउट ना होता तो शायद न्यूजीलैंड वो मैच भी जीत जाता जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया। लेकिन 2-2 से सीरीज़ जो है वो बराबर होगी, पाकिस्तान जीतने में कामयाब नहीं हुआ ये सीरीज़। और इसमें हांगकांग के एक बाशिंदे का बड़ा रोल है। हांगकांग का एक बाशिंदा जो कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ के अंदर जो है वो उसने पाकिस्तान को हराने में पूरी जो है वो उसकी कोशिशें शामिल थी। और ये हांगकांग का बाशिंदा और कोई नहीं, मार्क चैपमैन ही है, कि जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर टॉप स्कोरर भी रहे न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग करते हुए, और उन्होंने आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे और सेंचुरी नॉट आउट स्कोर की। 57 बॉल्स पे उन्होंने 104 नॉट आउट किया। रिजवान भी सेंचुरी करने वाले थे, 98 नॉट आउट गए। लेकिन जिस तरह की इनिंग्स चैपमैन ने खेली है वो कमेंडेबल है, वो उस अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती कि इस तरह की उम्दा इनिंग्स जो है वो एक 5वें नंबर का बैट्समैन आकर खेले T20 के अंदर, फिर सेंचुरी स्कोर कर दे शाहीन शाह, हारिस एहसानुल्लाह जैसे बॉलर्स के सामने। तो ये उनकी जो है वो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये अगर आपको बताऊं तो ये हांगकांग के प्लेयर रह चुके हैं मार्क चैपमैन। ये उनकी अंडर-19 टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं 2009-10 का वर्ल्ड कप। और जिन लोगों के साथ ये 2009-10 का वर्ल्ड कप खेले हैं, मतलब उस वक्त बाकी टीम्स के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनमें हमाद आज़म, बाबर आज़म, और उसके अलावा जो है वो हमारे जो यहाँ एहसान आदिल जैसे प्लेयर्स उन टीमों के अंदर मौजूद थे। फिर इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जेम्स विंस, जॉय रूट और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स जो है वो उस टीम के अंदर शामिल थे। इंडिया और बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनके नाम निकालना शुरू करते हैं जिनके साथ इन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, तब तो इतना इम्पैक्ट वो डाल नहीं सके थे। हांगकांग की तरफ से वो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं सके थे। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ जब वो आए, और न्यूजीलैंड से गालिबन 2018 से उन्होंने अपना कैरियर न्यूजीलैंड के साथ स्टार्ट किया, और तब से जो है वो अब तक चल रहे हैं। और अब तो उनका जो है वो T20 टीम का रेगुलर पार्ट बन चुके थे। और अब इस सीरीज़ में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की लीग्स, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसमें मार्क चैपमैन अपना इम्पैक्ट डालते, अपनी जो है वो अपनी बैटिंग का और अपने टैलेंट का मुजाहिदा करते हुए नजर आएंगे। एक एसोसिएट टीम का प्लेयर, एक एसोसिएट कंट्री का जो है वो बाशिंदा पाकिस्तान जैसी लीथल बॉलिंग और टॉप क्लास बॉलिंग को, टॉप नॉच बॉलिंग को आकर जो है वो
धोबी की तरह धो जाता है और हमारे ही घर में आकर जो है वो हमारे बॉलर्स की इतनी खूब पिटाई की जाती है कि जो हम कहते हैं कि हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और उनको समझ नहीं आ रही थी कि यॉर्कर करें या बाउंसर करें, स्लोअर वन करें या फुल टॉस करें, क्योंकि कोई भी बॉल जब वो करते थे तो बाउंड्री उन्हें इस तरह से जाती थी कि जैसे मार्क चैपमैन के लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, उनके सामने आप बॉल करेंगे और वो आपको जो है वो गली के बच्चों की तरह खेलेंगे कि जिस तरह से कोई बड़ा प्लेयर जो है वो या कोई बड़ा लड़का गली के बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करता है, मार्क चैपमैन पाकिस्तानी बॉलर्स को उस तरह से ट्रीट कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए इस सीरीज़ के अंदर जो है वो टॉप स्कोरर भी रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो नाको चने चपवा दिए हैं। और ये वजह है, ये एक ऐसा मोमेंट है कि जिसके बाद सारा सिनेरियो शुरू हो जाएगा कि बाबर आजम क्यों अच्छे कप्तान नहीं है। ये दोबारा से ये डिस्कशन अभी होना स्टार्ट हो जाएगी मुमकिन तौर पर, क्योंकि बाबर आजम ने इस मैच के अंदर जिस तरह से, जैसे एशिया कप का फाइनल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान ने 5 विकेट्स गिरा दिए थे श्रीलंका के, उसके बाद से श्रीलंका वहाँ से स्टैंड उसने लिया और फिर 170 प्लस पे जाके उन्होंने हमें टारगेट दिया और फिर बाद में हमें नीचे लगा गए, फाइनल जीत के एशिया कप का। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें भी पाकिस्तान हर तरह से उनके ऊपर गालिब आ चुका था और उसके बाद फिर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बैटिंग की और हम क्लूलेस हो गए और हमारी कैप्टेंसी और हमारे कैप्टन के जो टैक्टिकल एनालिसिस थे वो बिल्कुल ही जो है वो कारआमद साबित नहीं हुए और वो भी मैच हमें कॉस्ट हमें पड़ा वो मैच। और आज का जो मैच था इसमें भी कप्तानी जो है वो बिल्कुल कहीं पे नज़र नहीं आई कि एक अच्छा कप्तान इस तरह का नहीं होता कि जो है वो आपके बॉलर्स जिनको बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सानुल्लाह को आपने अफगानिस्तान सीरीज़ में देखा कि वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, सबसे अच्छे पाकिस्तानी बॉलर वो जो है वो साबित हुए थे और इवन उस सीरीज़ के अंदर सबसे अच्छे वो बॉलर रहे थे। और उसमें भी फिर उसके बाद उन्हें जब ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई, एक तो इसमें जो है वो सारे प्लेयर्स को डाल दिया गया, बड़े प्लेयर्स को, और फिर जो है वो इसके साथ एहसानुल्लाह को मौका नहीं दिया गया। 5वें मैच में जाकर मौका दिया, पहले ही ओवर के अंदर अपने एहसानुल्लाह ने सिर्फ एक स्कोर दिया, यही मार्क चैपमैन थे जो उन्हें फेस कर रहे थे। 5 बॉल्स उन्होंने मार्क चैपमैन को करवाई और पांचों बॉल्स जो है उन्होंने डॉट करवाई। उसके बाद फिर जब एहसानुल्लाह को दूसरा ओवर देना था तो शादाब खान को लगा दिया और फिर जब एहसानुल्लाह दोबारा से आए तो उन्हें जो है वो मार पिटना स्टार्ट हो गई और वहीं से पाकिस्तान जो है वो मैच में अपना मोमेंटम खोता गया और मार्क चैपमैन जो है वो एक बहुत उम्दा जीत लेकर न्यूजीलैंड को सीरीज़ बराबर करवाने में कामयाब रहे। तो जो ब्लेसिंग इन अ डिसग्रेस की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि पाकिस्तान ने जो अपने पीसीबी ने जो 5 बड़े प्लेयर्स को आराम दिया था अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए, यानी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, इन 5 प्लेयर्स को जिनको आराम दिया था और जो अब इस सीरीज़ में आए हैं और इन सीरीज़ के कमोबेश सारे अगर आज का फ़खर को अगर आज खिलाया जाता तो ये 5 प्लेयर्स 5 मैचेस खेले हैं और इन 5 मैचेस के अंदर जो है वो पाकिस्तान को 2-2 से सीरीज़ बराबर कर चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है एक ऐसी टीम के लिए कि जो अपने होम कंडीशंस में जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आई हो, एशिया कप का फाइनल खेल के आई हो, टॉप बॉलिंग हो, टॉप बैटिंग हो, आपके प्लेयर्स जो है वो रैंकिंग के अंदर टॉप पर हो, आपकी टीम जो है वो टॉप परफॉर्म कर रही है और आपकी ऐसी टीम के सामने एक टीम की जो है वो एक बी टीम आती है और वो बी टीम आपको घर में आकर आपके साथ सीरीज़ बराबर कर देती है और पहले 2 मैच हारने के बावजूद वो स्टैंड करती है वहाँ से और फिर आपको जो है वो टफ टाइम देती है और आपके हाथों से मैच जो है वो छीन कर ले जाती है। तो ये थी न्यूजीलैंड की बी टीम जो कि आपकी ए टीम के ऊपर भारी पड़ गई। और अगर अफगानिस्तान सीरीज़ के अंदर ये जो 5 प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट दिया गया था और जिनके मतलब फिर बहुत बात की गई कि इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया तो पाकिस्तान इस तरह से जो है मैच हार गया, तो भाई मैच तो अभी भी हार गया, सीरीज़ अब भी जो है वो आप 2 पहले मैच जीतने के बाद फिर जो है वो बराबर करने में कामयाब हुए, आप सीरीज़ भी नहीं जीत सके एक बी टीम के खिलाफ, तो आप इससे आगे क्या करेंगे। अगर अफगानिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम आपको अपने होम कंडीशंस के अंदर अगर आप उनके खिलाफ अपने ये 5 बड़े प्लेयर्स भी ले जाते तो यकीनी तौर पर ये इनके लिए जो है वो बहुत बुरा साबित होता और कभी इम्कान था कि उसके बाद शायद बाबर आजम की कप्तानी उनके हाथ से चली जाती, क्योंकि इस तरह की शिकस्त आपकी फुल फ्लैश टीम के साथ और एक आपके रेगुलर कैप्टन के साथ जो 3-4 साल से जो है वो आपकी टीम को हर फॉर्मेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, कैप्टनसी कर रहा हो और
उसके अंडर अगर इस तरह की बहुत बुरी सीरीज़ की हार आती तो पाकिस्तान को जो है वो बाबर आजम अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठे होते, लेकिन ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि वो उस सीरीज़ का पार्ट नहीं थे और ना चाहते हुए भी उन्हें पीसीबी ने जो है वो रेस्ट दे दिया, क्योंकि बाबर आजम की जानिब से यही जो है वो मालूमात आ रही थी कि बाबर आजम इस चीज़ से खुश नहीं है कि उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है, वो खेलना चाह रहे हैं। रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ और फ़खर जमान, ये सब प्लेयर्स, ये पाँचों के पाँचों प्लेयर्स उस सीरीज़ के अंदर जो है खेलना चाह रहे थे, लेकिन पीसीबी ने जो है वो इन्हें रेस्ट दिया। उसके बाद पाकिस्तान जब हारा तो सारा जो मलबा है वो नए कोचिंग स्टाफ, नए प्लेयर्स के ऊपर पड़ गया, और ये जो लोग थे जिनको रेस्ट दिया गया ये बरीउल ज़िम्मा हो गए, और जहमत के अंदर छुपी रहमत जो है वो उसने इनको लपेट लिया और ये बच गए उस सारे सिनेरियो से, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता अगर ये उसमें फंस जाते। तो अभी पाकिस्तान जब दो से जो है वो न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ सीरीज़ बराबर कर चुका है, तो अब यकीनी तौर पर इसके बाद जो है वो बहुत बातें होंगी पीसीबी के अंदर भी, पीसीबी के बाहर भी और मीडिया के ऊपर भी, कि क्या हमारी टीम जो कि इतनी वर्ल्ड क्लास टीम हम कहते हैं, क्या उसके कप्तान में इतना दमखम है कि वो इस टीम को जो है वो लीड कर सके, या हमें अब अगले जो 2024 का वर्ल्ड कप है उसके लिए एक नई सोच के साथ, एक नए कप्तान के साथ और एक नई एनर्जी के साथ हमें जाना चाहिए और अपनी टीम को अभी से डेवलप करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो है वो मज़ीद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि बाबर आजम की कप्तानी क्या वाकई ही खतरे में है या नहीं है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।